नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं अली वारसी और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आपकी? सर बिल्कुल पहले से बेहतर है। सर मुझे ये बताइएगा कि आज ये बड़ी खबर आई है कि हफ़ीज़ुल्लाह जो कि एक पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर थे, उनको पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने एक ऑपरेशन के अंदर कत्ल कर दिया है और ये एक बड़ी अचीवमेंट कही जा रही है। तो आप ज़रा इसके बारे में बताइएगा, ये क्या वाक़या है? देखिए, ये इन पर 1 करोड़ रुपए हेड मनी थी और 1 करोड़ रुपए का इनाम था इनके ऊपर। इनको लिक्विडेट किया गया है लोअर दीर के इलाके में, तिमरगरा में। लेकिन उससे भी बड़ी जो खबर है, वो है मसरूर एयरबेस का जो हमला आईबी ने नाकाम बनाया। जी। देखें, उसमें 5 लोग पकड़े गए हैं। मसरूर एयरबेस के पास ये 9 लोगों ने एक घर खरीद लिया हुआ, आप समझें। और ये 9 महीने से इस मसरूर एयरबेस की रैकी कर रहे थे और इनका जो मौक़िफ़, इन्होंने इस एयरबेस पे को कब्ज़ा करना था और वहाँ पर मौजूद सारे जहाज़ उड़ा देने थे और वो कब्ज़ा काफ़ी अरसे देर तक बरकरार रखना था और फिर इनका मुकाबला होना था। हमने एयरबेस छुड़ाने के लिए करना था, उसमें 1 दिन लग जाता, 2 दिन लग जाता और पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाना था। ये आईबी ने इसको अनफ़ोल्ड किया है। ये 5 अफ़गानी भी पकड़े गए हैं, 9 लोग पकड़े गए हैं, जो बिल्कुल मसरूर एयरबेस के पास इन्होंने घर खरीद ही लिया हुआ था और ये उसमें रह रहे थे, बतौर मालकान। तो ये आईबी की बड़ी कामयाबी है, जो मसरूर एयरबेस वाला इन्होंने नाकाम बनाया है। और दूसरी तरफ वो कोचवान जो हफ़ीज़ुल्लाह है, वो भी एक बड़ी कामयाबी है। इससे पहले हमने कंधार में एक ड्रोन स्ट्राइक की भी आप बात का सुन रहे होंगे, जी। जिसमें टीटीपी के लोगों के मारे जाने की इत्तलात हैं। वो ड्रोन स्ट्राइक भी पाकिस्तान ने की है। तो एक हुँ। ओवरऑल आपको नज़र आता है हार्ड स्टेट का जो हमारा मौक़िफ़ था कि फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड स्टेट हम जा रहे हैं। वो आपको नज़र आ रहा है कि इतने दिनों बाद हमने अख्तर मेंगल से भी कोई नेगोशिएट नहीं किया, मारंग बलोच को रिहा नहीं किया और हम टेररिस्टों के खिलाफ हर हद तक पीछे तक जा रहे हैं। तो कुछ कामयाबियाँ भी हैं, कुछ उसमें एक्शंस हो भी जाते हैं, कुछ नाकामियाँ भी हैं, लेकिन ये एक लड़ाई चल रही है टेररिज़्म के खिलाफ और मैं समझता हूँ ये मसरूर एयरबेस का जो हमने नाकाम बनाया है, ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस की हाईजैकिंग हो गई थी, ये अगर एयरबेस की हाईजैकिंग हो जाती या इस पर कब्ज़ा हो जाता, तो ये बहुत बड़ा एक डिबैकल हो जाता। आपको याद है शुरू में बहुत साल पहले, 10 साल पहले एक दफ़ा जीएचक्यू में भी घुस गए थे टेररिस्ट। या बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। उस वक़्त जीएचक्यू को भी, तो ये उस किस्म का, जैसे जीएचक्यू में टेररिस्ट घुस गए थे, फिर हमने जीएचक्यू में उनको सबको मारा था, उसी तरह का ये अब जो है, ये एक मसरूर एयरबेस का भी प्लानिंग थी, जिसको हमने नाकाम बनाया। इससे ज़्यादा सर करीबी जो इसका वो एनालॉजी बनती है, वो आपको याद होगा मेहरान एयरबेस पर जब हुआ था 2011 गालिबन 21 या बिल्कुल। 22 मई थी। तो हुँ। उसपे काफ़ी नुकसान हुआ था और उस वक़्त कहा ये जा रहा था, शाहिद मसूद साहब ने कहा था कि 8 जहाज़ तबाह हो गए। मुझे ये बताइएगा सर कि ये जो मसरूर एयरबेस है, इसकी क्या लोकेलिटी के हवाले से क्या ये इसमें बलोच जो एलिमेंट्स हैं बीएलए के, या फिर तालिबान के एलिमेंट्स इसमें शामिल नज़र आते हैं आपको? देखिए, ये 5 तो ये बलोच तो नहीं है जो पकड़े गए हैं, हुँ, पठान है, अफ़गानी है, हुँ। ठीक है ना? अफ़गानी और पठान है, तो टीटीपी कहा जा सकता है, बलोच कोई नहीं पकड़ा गया। और ये मेरे ख़्याल में टीटीपी का ऑपरेशन था जो वो कर रहे थे और उसमें ये जो अफ़गान शहरी, इसमें 5 अफ़गान जो हैं वो पकड़े गए हैं। ज़्यादा इसमें अफ़गान थे, इनका जो मेन कमांडर है वो अफ़गानिस्तान में था, जो इनसे राब्ते में था और जो ये सारा ऑपरेशन प्लान कर रहा था। आप इन्वेस्टमेंट लेवल देखें ना जी, ये वैसे तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एयर बेस है, कि उन्होंने घर खरीदा, किराए पे नहीं लिया। हुँ। उन्होंने पूरा एक घर खरीदा हुआ था और 9 माह से उसमें रह रहे थे और रेकी कर रहे थे सिर्फ़ बेस की 9 माह से। जी, बिल्कुल, बहुत ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि इतना पैसा जो है, और फिर यही बात आ जाती है आगे कि पैसा कितना इन्वॉल्व्ड है इस सारे मामले में। सर बहुत शुक्रिया इसके हवाले से बात करने के लिए। मुझे ये बताइएगा, आज जो एक बहुत बड़ी खबर कुछ अदालतों से भी आई है और वो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े फैसले हुए हैं। एक-एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। शौकत सिद्दीकी साहब को और मकबूल बाक़िर को बाद में करते हैं। पहले ये बताइएगा, अली बाक़िर नजफ़ी
जो कि लाहौर हाई कोर्ट से थे और इनको ओवरलुक किया गया था पहले। इनको सुपरसीड किया था आलिया नीलम साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए, और उस वक़्त बड़ी सख्त रिमार्क्स भी इनके बारे में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए थे। आज ना सिर्फ वो रिमार्क्स वापस लिए गए, बल्कि उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए उनके नाम को फाइनल कर दिया गया है। तो ये यकायक कैसे काया पलटी, कुछ बताइएगा? आप देखें, तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब ने बाकर नजफी साहब के हक में वोट डाला है। वैसे तो एक राय ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट उनको सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहती थी, और हुँ, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कहा हुआ था कि हम आपको, क्योंकि ये सुपरसीड हुए थे तो उस वक़्त मंसूर अली शाह साहब का बहुत रोल था। तो जुडिशल कमीशन में इनके खिलाफ रिमार्क्स में भी मंसूर अली शाह साहब का बहुत रोल था। उस वक़्त तो मंसूर अली शाह साहब ये समझते थे ना कि वो अगले चीफ जस्टिस हैं। तो हुँ, तब तो वो ये भी कहते थे कि अगर आपको सुपरसीड हो जाए तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। आज वो खुद सुपरसीड होकर रिज़ाइन नहीं कर रहे, कई दफ़ा आपको अपनी कही हुई बातें भी दोबारा खानी पड़ जाती हैं। लेकिन ये बाकर नजफ़ी और शुजात अली खान दोनों सुपरसीड हो गए थे, और आलिया नीलम जो है चीफ जस्टिस बन गई थी, लेकिन इनको एस्टेब्लिशमेंट ने होल्ड किया था कि आप रिज़ाइन ना करें और हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएँगे। बाकर नजफ़ी साहब की तो वैसे भी रेपुटेशन बहुत प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, और हुँ। उनको लाहौर हाई कोर्ट में भी एस्टेब्लिशमेंट का जज ही कहा जाता था। और वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के जज के तौर पे जाने जाते हैं, और उनके ऊपर इल्ज़ाम भी यही है कि वो बहुत ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। उनको उस वक़्त चीफ जस्टिस ना बनाने की वजह भी यही थी कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, और उनको एलिवेट करने की रुकावट भी यही थी कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो मेरे ख़्याल में आज बैरिस्टर गौहर साहब ने उनके हक़ में वोट डाल के ये साबित कर दिया है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं या नहीं हैं। लेकिन पीटीआई के वोटों से वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। बाकी कोई अक्सरियती वोट उन्हें मिले हैं और उनमें पीटीआई के वोट शामिल हैं। अब शुजात अली खान साहब सिर्फ रह गए हैं जो सुपरसीड हुए थे, और वो अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके। लेकिन उनके खिलाफ भी जो रिमार्क्स थे वो आज हज़फ कर दिए गए हैं। मुझे लगता है हुँ। उनकी राह भी हमवार हो गई है, और अगली किसी मीटिंग में वो भी जो है प्रमोट हो जाएँगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी तरह जो 2 सुपरसीड हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएँगे, और ये दोनों एंटी मंसूर अली शाह होंगे। आप ये बात समझें, और ये दोनों एंटी पीटीआई भी होंगे, एंटी मंसूर अली शाह भी। अच्छा सर, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि देखिए उनके बारे में बाक़िर नचवी साहब जो हैं, उन्होंने, आपको याद होगा, मॉडल टाउन का जो वाक़या था, उसके हवाले से जो एक कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट भी, वो भी बाक़िर नचवी साहब के ऊपर ही मुश्तमिल था वो कमीशन। और फिर उन्होंने ही शहबाज शरीफ साहब को बाद में बेल भी दी थी, जब एक लड़ाई झगड़ा हो गया था जजेस के दरमियान, और फिर उसके बाद उन्होंने फैसला लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब की बेल ग्रांट होना बनती है। तो सर, ये जो बाक़िर नचवी साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट के आदमी आप कह रहे हैं, लेकिन क्या असल वजह इनको लाने की मंसूर अली शाह साहब का इन्फ्लुएंस मज़ीद कम करना है? जी, जी। वो आज सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब का और वो प्रो मंसूर अली शाह साहब का इन्फ्लुएंस कम करना है, और जो पीटीआई के जजेस हैं, उनका इन्फ्लुएंस कम करना है। और बाकर नजवी साहब ने जब मॉडल टाउन की रिपोर्ट दी थी, उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट मॉडल टाउन की रिपोर्ट चाहती थी। बाकर हुँ। नजवी साहब ने जब शहबाज शरीफ को बेल दी थी, उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की बेल चाहती थी। तो आप दोनों दफ़ा जो काम एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, वही बाकर नज़वी साहब ने किए ना। ट्रू, ट्रू, ट्रू। अच्छा सर, अब आगे चलते हैं ज़रा इसी जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के हवाले से। इसमें 2 जजेस जो हैं वो आज साबिक जजेस जो हैं वो आज इसमें शामिल हो गए हैं मेंबर के तौर पर। इनमें एक नाम है जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब का, और एक नाम है जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का। इन दोनों की एक हिस्ट्री है। तो ज़रा ये बताइएगा कि ये दोनों नहीं, किस, 4 क्योंकि हुए ये हैं, प्रो लांगू एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं साहब है। बलूचिस्तान से भी हुए हैं, 4 हुए हैं। जी, जी। लेकिन देखिए, मकबूल बाक़िर साहब भी आप समझें निगरान वज़ीर आला रहे हैं। जी। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हामी थे, और प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी मंसूर अली शाह हैं, या एंटी पीटीआई हैं। शौकत सिद्दीकी साहब भी एंटी फैज़, एंटी पीटीआई हैं। तो आपको जुडिशरी में अब नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई की हेजेमनी थी, और जो हम ख़याल जजेस का था, वो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी अददी अक्सरियत भी ख़त्म की जा रही है, और उनकी हेजेमनी भी अदलिया में ख़त्म की जा रही है। और ताकि जो अदलिया से सहूलतकारी थी, वो ख़त्म की जाए, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो अमल जारी है। और वो ये एक मुसलसल अमल है, क्योंकि अदलिया को प्रो पीटीआई जजेस से भरने का अमल भी एक मुसलसल अमल था। आप ये हुँ। देखिए ना, साकिब निसार के दौर से सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को प्रमोट करके लाया जा रहा था मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, जो प्रो पीटीआई थे।
हुँ, आप देखिए ना, कोई उमरता बंदयाल, साकिब निसार, गुलजार, आसिफ सईद खोसा, इन सब के अदवार में सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को इसलिए प्रमोट किया गया कि ढूंढ ढूंढ के प्रो पीटीआई जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, ताकि वो हम ख्याल जजेस और हम ख्याल बेंच बन सके। और फिर हमें हुँ। एक दौर में नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट पूरा ही प्रो पीटीआई में नजर आ गया और लगा कि अक्सरियत उनकी है। लेकिन जिस तरह एक दौर में एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट को प्रो पीटीआई जजेस से भर रही थी, आज वही एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट को एंटी पीटीआई जजेस से भर रही है। तब एस्टेब्लिशमेंट का वोट पीटीआई के साथ था और ये सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट की मदद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज एस्टेब्लिशमेंट का वोट एंटी पीटीआई है, तो सारे एंटी पीटीआई लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई तब्दीली है। ये जो मंसूर अली शाह और ये सब लोग हैं, ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से ही पहुंचे थे ना, क्योंकि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट प्रो पीटीआई थी, आज एस्टेब्लिशमेंट एंटी पीटीआई है। तब एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, आज एस्टेब्लिशमेंट इधर है, लेकिन आए सारे एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद। जी, या यूँ कहा जा सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर मुखालफत करे तो फिर कोई नहीं बन सकता, वो एक ही आदमी था, वो था काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो बन गया था। अच्छा सर लाहौर हाई कोर्ट से जो आपको याद होगा मोहम्मद अमीर भट्टी, आपको कैसे नहीं याद होगा, आपने तो पंजाब का मुर्शद कॉलम लिखा हुआ है जो कि वायरल हो चुका है, पूरे पाकिस्तान ने पढ़ा है उसको और उसके बाद काफ़ी अली अफ़ज़ल शाही जो है वो तड़पते भी रहे कई साल। तो ये बताइएगा कि मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के हवाले से एक नाजायज़ इस्तेमाल के इख्तियारात की एक पिटीशन थी जो कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सुनी है, मियाँ दाऊद एडवोकेट ने इस पिटीशन को दायर किया था। इस बारे में ज़रा बताइएगा ये क्या कार्रवाई है? बहुत ही हैरत-अंगेज़ किस्म के वाक़यात हैं। देखिए, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के अलाउंस ना अपने मंजूर नजर अफसरान को दिए। और टेक्निकल बात यह है कि उनमें से कुछ पर करप्शन एलिगेशंस भी थे और कोई इलीगल अपॉइंटमेंट्स भी थी, अलाउंसेस थे लाखों करोड़ों रुपए के, जो उन्होंने सारे दिए हैं। और ये अदालत में उसकी तहकीकात और अदालती रिमार्क्स भी अमीर भट्टी साहब के खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने अदलिया को मुकद्दस गाय बनाया हुआ है। इनका ना इंटरनल ऑडिट ठीक है, ना इनके अंदर की बातचीत ठीक है, ना इनको ये जो मर्जी करें, इनसे कुछ पूछने वाला नहीं है। बहरहाल ये जो पैसे खर्चते हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं। ये खुद तो नहीं लाते ना कहीं से पैसे, उसका हुँ, हिसाब तो लेने का हमें इख्तियार होना चाहिए। ये कोई हुँ, आजादी आजाद अदलिया का मामला तो नहीं है कि इनकी फंड्स के की ऑडिट नहीं हो सकता और इनके फंड्स के बारे में पूछेंगे तो अदलिया की आजादी पर हरफ आने लग जाएगा। अब जो कुछ अमीर भट्टी साहब के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आज आया है कि किस तरह वो अपने मुलाजमीन को नवाजते रहे हैं और उनको किस तरह कवर देते रहे हैं, ये कोई अच्छी दास्तान तो नहीं है। और इसको मैं को मेरा मतलब है कि अदलिया का ये कोई मुस्बत चेहरा तो नहीं है, ये एक नेगेटिव चेहरा है, मसखशुदा चेहरा है अदलिया का। और मैं तो समझता हूँ कि अदलिया को उनके ऊपर रेफरेंस दायर करने की इजाज़त देनी चाहिए और अदलिया को उनके ऊपर केस दायर करने की इजाज़त देनी चाहिए। यही काम अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने किया हो अपने डिपार्टमेंट में, यही हुँ, काम अगर किसी वज़ीर ने किया हो, तो हम उसके साथ क्या सलूक करें? तो फिर सही। अदलिया को या साबिक चीफ जस्टिस मुकद्दस गाय क्यों है, उनके ऊपर क्यों नहीं केस हो सकता? लिहाजा मेरी तो राय है कि शफाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए और केस भी होना चाहिए। सर इसमें एक ऐसे अफ़सर का भी ज़िक्र है जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ़िस में थे, जिनको इतने इंक्रीमेंट्स मिले हैं कि उनकी तनख़्वाह अब जजेस के बराबर हो चुकी है। जी, और क्या होती है उकरबा परवरी? और क्या है? चीफ जस्टिस के पास वैसे तो इतनी इंक्रीमेंट देने का इख्तियार ही नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो सरकार के हुँ, मुलाज़िम है। अदलिया ने खुद को एक सेक्रेड आइलैंड बनाया हुआ है और वो समझती है कि वो तो रियासत पाकिस्तान से बिल्कुल मुबर्रा है। भई जो ग्रेड 18 का उधर मुलाज़िम है, जो ग्रेड 18 का इधर मुलाज़िम है, दोनों की तनख्वाहें बराबर होनी चाहिए। लेकिन अदलिया ने खुद को इतनी मुकद्दस बना लिया है कि जज अपनी तनख्वाहें भी खुद ही बढ़ाते हैं और नीचे अपने अमलों की तनख्वाहें भी खुद ही बढ़ाते हैं। मेरे ख़्याल में तो इसकी बड़ी शफ़ाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे रेफ़रेंस भी बनता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर फाइनली आज़म सवाती साहब जो हैं, उन्होंने आज ये ऐलान फरमाया है कि इमरान खान साहब के लिए अब जो बातचीत होगी वो बड़ी सीरियस होगी, पोटेंट होगी और एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होगी और फॉरेन गवर्नमेंट्स कुछ जो हैं वो गैर मुल्की लोग जो हैं गारंटर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व्ड होंगे। नहीं, मैं पहली बात तो ये नहीं समझता कि कोई इंटरनेशनल गारंटर्स इमरान खान के पास हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि बातचीत बहुत करीब पहुँच गई है और इमरान खान की रिहाई है और बस आज़म सवाती साहब ने भी नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में यही बात की है।
कि बुध को मैं बहुत अहम शख्सियत को मिल रहा हूँ, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, हुकूमत से नहीं है, तो फिर किसको मिल रहे हैं? मैंने बड़ा चेक किया है, बुध को डोनाल्ड ट्रंप तो पाकिस्तान में नहीं है कि वो बुध को उनको मिल रहे हैं। तो लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मुझे तो ये सारा आई वॉश लगता है। मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसा माहौल है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई मुज़ाकरात कामयाब हो सकें जिनमें इमरान खान के लिए कोई रिलीफ हो। को पीटीआई के लीडर अपने इनफरादी रिलीफ के लिए तो एस्टेब्लिशमेंट को मिलते-मुलते रहते हैं और इनफरादी रिलीफ की बात करते रहते हैं। देखिए ना, अब आप मिनरल्स बिल वाली बात ही ले लें, हुँ, जो मिनरल्स एंड माइंस बिल है। आप बताएं पीटीआई ने उसके ऊपर क्या बयानिया बनाया? पीटीआई ने ये बयानिया बनाया है कि जी ये बिल एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी है, मजबूरी है, और इस बिल की बुनियाद पर हमें इमरान खान की रिहाई का बार्गेन करना चाहिए। मतलब जी। आपने अगर मिनरल्स एंड माइंस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप ये बिल रोक लें ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाए, और फिर आप कहें कि अगर ये बिल पास कराना है तो पहले इमरान खान को रिहा करो, एस्टेब्लिशमेंट को नीचे लगा लें इस बिल के ऊपर। ये था बयानिया। अब हुँ, क्या बयानिया है कि जी इमरान खान की मंजूरी के बगैर नहीं पास हो सकता। मैं अभी शहजाद अकबर साहब का देख रहा था, उन्होंने कहा जी आप पारे ने बड़ी शानदार एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि एक कंट्रोल्ड मीटिंग इमरान खान के साथ होगी। उस कंट्रोल्ड मीटिंग में इमरान खान से बस रस्मी हाँ ली जाएगी और उस हाँ का ऐलान करा के ये बिल पास कराया जाएगा। तो आप देखें ना, पीटीआई का सोशल मीडिया तो इमरान खान के खिलाफ वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुहाजरा ही जारी किए हुए है। जो लोग कह रहे थे कि जी खान साहब ने बड़ा मना कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं करने, वो पिछले 24 घंटे का सोशल मीडिया देख लें, माइंड एंड मिनरल्स का हाल देख लें, बिल का क्या सोशल मीडिया के दबाव पे ही रुका है ना, वरना वो को रुक तो नहीं रहा था, वो तो केपी असेंबली में पेश हो चुका था। हुँ। सोशल मीडिया के दबाव से रुका है। तो मुझे नहीं लगता कोई बातचीत हो रही है, या मुझे नहीं लगता कोई सीबीएम्स हैं, मुझे नहीं लगता कोई है। ये आप देखें ना, अब इस वक्त पीटीआई में क्या चल रहा है। वो जो इमरान खान को मिले ना, वो मंजूर नजर है, और उस वो फॉर्म 47 है। इस हुँ, वक्त तो इमरान खान की मुलाकात के साथ ही आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जी गद्दारों की मुलाकात हो रही है, बैरिस्टर गौहर की हो रही है या और जिसकी हो रही है। जिसकी नहीं हो रही वो गद्दार नहीं है, जिसकी हो रही है वो गद्दार है। तो मुझे तो डर है कि रीमा खान की मुलाकात हो गई, इन्होंने लीमा खान को भी गद्दार डिक्लेयर कर देना, जिस सूरत हाल ट्रू। से जा रही है। तो इस सिनेरियो में मुझे नहीं, देखे ना, आपने शायद डॉक्टर आरिफ अलवी का सीएनएन को इंटरव्यू नहीं देखा। उसमें भी वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग में 36 बंदे नहीं शहीद हुए। वो तो बहुत हुँ, ज्यादा है, एस्टेब्लिशमेंट झूठ बोल रही है, वो सीएनएन पे बात कर रहे हैं। आप मेरी बात समझे कि जी वो जी। कह रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन नाकाम था और वो झूठ बोल रहे होते। तो वो जो इंडिया बात कर रहा है, जो रॉ बात कर रहा है, जो मेरा मतलब इंडिया का मौकफ है या जो बीएलए का मौकफ है, वो आरएफ अलवी सीएनएन पे बैठ के कह बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, मुझे नहीं नजर आता। मैं आपको बताऊं, इस बातचीत के सीबीएम दौर हैं, वो अभी कहीं नजर नहीं आ रहे। लोग अपने जाती मुफाद के लिए एस्टेब्लिशमेंट को मिलते रहते हैं, पीटीआई वाले, और जाती मुफाद के लिए बातचीत करते रहते हैं, वो अपनी जगह और बात है। लेकिन इमरान खान के लिए कोई बातचीत मुझे नहीं नजर आ। सर इसमें एक ज़िमनी सवाल जो है वो मेरे दिमाग में आया, मैं चाहता हूँ आप एक उसके ऊपर भी मुख्तसर कमेंट कीजिए। आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी सिमिलर है 2019 में जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होनी थी, उस टाइम पर नवाज़ शरीफ से वोट लिया गया था और इसी तरह एक कंट्रोल्ड मीटिंग हुई थी, 7 लोग गए थे और वहाँ पर एक ओथ हुआ था कि कोई यहाँ से बाहर बात नहीं निकलेगी और फिर उसके बाद पीएमएलएन ने वोट दे दिया था और उसके बाद उनके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई थी। तो आपको लगता है कि ये पीटीआई के लिए ये एक प्लेबुक है और वो समझते हैं कि जी ये भी हम भी इस तरह से इस वक़्त काम कर सकते हैं ये वाला? तो उस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे? जी, जेल में थे ना शुरू में तो पहले। नहीं नहीं, बाद में नवाज शरीफ लंदन पहुंच चुके थे। जी, उससे पहले पहुँच चुके थे, बिल्कुल। क्योंकि तो आप जब बाजवा देखें, नवाज शरीफ की रिहाई कोई बाजवा के वोट की वजह से नहीं हुई कि उन्होंने बाजवा को वोट डाला लिहाजा नवाज शरीफ की रिहाई हो। हुँ, नवाज शरीफ लंदन पहुंच चुके थे, वोट डालते या ना डालते वो तो लंदन पहुंच चुके थे। आप एक हुँ, बात समझें कि आज तो इमरान खान की रिहाई पर आप बार्गेन करना चाहते हैं ना, माइन एंड मिनरल्स के वोट पे, और ये कि जी हम इसके एवज रिहाई ले लें, हम ये कर लें, इसके एवज रिहाई ले लें, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां रोक दें, हम इसके एवज रिहाई ले लें। नवाज शरीफ की रिहाई तो ऑन द कार्ड्स नहीं थी, वो तो रिहा होकर लंदन पहुंच चुके थे, शहबाज शरीफ भी जा चुके, रिहा हो चुके थे, प्रॉब्लम तो कोई नहीं था पीएमएलएन को।
पीएमएलएन हुँ, ने तो अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत वोट डाला कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करना चाहती थी। हुँ, कोई पीएमएलएन उसकी गर्दन उस वक़्त नवाज़ शरीफ की गर्दन बाजवे के काबू में नहीं थी। तो लंदन एवन जी, फील्ड में बैठे थे। बाजवा क्या कर सकता था? वो जा चुके थे। वो उसके बाद हुँ, वो तकरीर भी कर रहे थे, मतलब गुजरांवाला वाली। वो तो एक हुँ, इदारे के साथ मुफ़ाहमत या बाजवे के साथ एक रिकन्सिलिएशन एक आज़ाद माहौल में हुई। ऐसा हुँ, थोड़ी था कि उन्होंने कहा कि बाजवा को वोट डालेंगे तो आप इमरान नवाज़ शरीफ को रिहा कर दें, हमज़ा को रिहा कर दें, मरियम को रिहा कर दें। ऐसा तो कुछ नहीं था। दोनों चीज़ों का हुँ। कोई कंपैरिज़न नहीं बनता। यानी ब्लैकमेल नहीं था, यहाँ पर एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश बहुत-बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका आज आपने देखा नाज़रीन हमने 3-4 टॉपिक्स डिस्कस किए। आप अपने ख़्यालात भी जो हैं वो हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अली वारसी को इजाज़त दीजिए, अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ।